Assalamualaikum dear students. Okay, last time uh, a week before we started bad and doubtful debts. We are going to revise this topic and then we will do the questions related to this topic. Okay, first of all, look the topic. Name of the topic. Name of the topic is bad and doubtful debts. Bad and doubtful debts. हमारे पास जब हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं गुड्स को, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि समटाइम्स कस्टमर्स जो हैं वो पैसे देने से इनकार कर देते हैं। जो कस्टमर क्रेडिट कस्टमर्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास पैसे देने से इनकार कर देते हैं, उनको कहते हैं हमारे पास वो हमारे बैड डेट्स हो गए हैं। और जो कस्टमर हमारे पास पैसे अभी उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन वो ये कर रहे हैं कि वो डिले कर रहे हैं या उनके साथ हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी इनवॉइस पे किसी वजह से, ठीक है, तो वो डाउटफुल हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक बैड डेट्स होते हैं, ठीक है। जो बैड डेट्स होते हैं दे आर 100% कंफर्म दैट दीज आर इररिकवरेबल, these are irrecoverable and these are 100% confirm, ठीक है। इसमें क्या है, ये 100% कंफर्म है कि ये लोग आपको पेमेंट नहीं करेंगे। इसमें रीजन क्या आ सकती हैं, रीजन में हमने डिस्कस किया था कि किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है या कोई कस्टमर है वो माइग्रेट कर जाता है किसी आपके इलाके से, या एक कस्टमर जो है वो उसके पास एबिलिटी नहीं है, उसका बिजनेस ही उसने खत्म कर दिया है, ठीक है, या वो बैंक करप्ट हो जाता है। तो इन सूरतों में क्या होता है, वो बैड डेट हो जाता है। दूसरा हमारे पास आता है डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट जो है ये पॉसिबली इररिकवरेबल है। पॉसिबली इररिकवरेबल, पॉसिबली इररिकवरेबल का मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अब वो पैसे दे दें और ये भी हो सकता है कि वो ना दें। अब ये नहीं है कि सारे जितने भी आपके रिसीवेबल्स होते हैं सारे के सारे जो हैं वो डाउटफुल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अब हमारे ऐसा होता है कि आपको पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, उस पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे आपको पता चल सकता है कि आप जितनी भी सेल करते हैं उनमें से कितने परसेंट लोग आपको पेमेंट नहीं करते, ठीक है। तो आप ये जो पॉसिबिलिटी है ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस की बेस पे कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका किसी पर्सन के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है और वो पेमेंट डिले कर रहा है, ठीक है, तो वो भी डाउटफुल होता है। अब होता क्या है कि जब आपके बैड डेट्स होते हैं, जो बैड डेट्स होते हैं इनको राइट ऑफ किया जाता है, दे आर रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपकी जो बुक्स होती हैं आपने उनमें से उसको राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ करने का मतलब ये होता है कि आपने उनको अगर बुक्स में लिखा हुआ है तो उनको बुक्स में से निकाल दें, ठीक है। जो दूसरे नंबर पर है पॉसिबल लॉस होता है। ये जो पॉसिबल इररिकवरेबल होते हैं ये तो आपका पॉसिबल लॉस होता है, दिस इज पॉसिबल लॉस। जबकि आपके पास जो बैड डेट्स होते हैं वो कंफर्म लॉस होता है, दिस इज पॉसिबल लॉस। जबकि ये जो बैड डेट्स होते हैं दीज आर कंफर्म्ड लॉसेस, कि आपको इन लोगों ने पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। अच्छा देखें, जो पॉसिबल लॉसेस होते हैं इसके लिए आपको फिर जो प्रैक्टिसेस हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप इनके लिए प्रोविजन रखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करें, ठीक है।
आप उनके लिए क्या करें, प्रोविजन क्रिएट करें। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोविजन इज ऑल्सो नोन एज अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आपके पास दो नेम से आ सकता है, या तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा या वो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट होंगे। आपने जब राइट ऑफ करना है अपनी बुक्स में से बैड डेट्स को, तो जब आप राइट ऑफ करेंगे तो उस टाइम आप एंट्री क्या करेंगे, बैड डेट्स, क्योंकि आपके लॉसेस होते हैं और लॉसेस हमेशा आपके डेबिट होते हैं, तो आप क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, या आप यहाँ पर इररिकवरेबल डेट्स लिखेंगे, इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, और क्रेडिट में क्या कर देंगे, क्रेडिट में आपके जब भी बैड डेट होंगे आपने क्रेडिट में क्या कर देने, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट कर देने। अच्छा, अगर तो ट्रेड रिसीवेबल्स तब आप लिखेंगे जब आपको कंफर्म नहीं है कि कौन सा पर्सन बैड डेट हुआ है। उन्होंने सिंपल आपको क्वेश्चन में कह दिया कि आपकी इतनी अमाउंट के बैड डेट्स हो गए। अगर तो नेम गिवन है क्वेश्चन में कि कौन सा पर्सन है जिसने रिफ्यूज किया है, तो आप देन इन दैट केस यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द कस्टमर। ठीक है, नेम ऑफ क्रेडिट कस्टमर, जो आपका क्रेडिट कस्टमर होगा, अब आप उसका नेम लिखेंगे इफ द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देखें है क्या क्या चीज, ये जो बैड डेट्स आपके डेबिट हो रहे हैं ये आपका है इंक्रीज इन एक्सपेंस। आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और जो ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहे हैं तो ये आपका एसेट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहे हैं तो ये क्या चीज है, ये आपके पास जो एसेट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं आपके एसेट्स, वो रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे ये थी जर्नल एंट्रीज की। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो जर्नल एंट्री होती है इसके इसकी हमेशा बैड डेट्स की यही एंट्री होगी। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, बैड डेट्स की सिमिलर एंट्री करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब भी एंट्री होगी द एंट्री विल रिमेन द सेम। ठीक है, जब भी आपके बैड डेट्स होंगे आप सेम एंट्री करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जब आपके बैड डेट्स हो जाते हैं, तो बैड डेट्स जब आपके होते हैं तो आपने बैड डेट्स के लिए क्या करना है, समटाइम्स वो आपको कहता है कि आप टी अकाउंट बना लें। क्या बना लें, टी अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, लेजर अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट और इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट, ये सिमिलरली लेजर की तरह ही बनेगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास बैड डेट्स हुए हैं वो हमारे पास $100 के हुए हैं, $100 डेबिट, 100 क्रेडिट। ठीक है, अब देखें जब हम बैड डेट्स का अकाउंट बनाएंगे तो बैड डेट्स हमारे पास हो रहे हैं डेबिट, बैड डेट्स क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। कितनी अमाउंट से हो रहे हैं, 100 से। हम ये डेबिट साइड पे $100 लिखेंगे, और क्रेडिट रेफरेंस डिटेल में क्रेडिट रेफरेंस लिखेंगे। तो क्रेडिट रेफरेंस में क्या लिखेंगे, आपका ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है, जो ट्रेड रिसीवेबल है अगर नेम गिवन है तो यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द सप्लायर और नेम ऑफ द कस्टमर। ठीक है, आपने फिर क्या कर लेना, सपोज हमारे पास एक ही बैड डेट हुआ है तो हम इसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे, इस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास बैड डेट्स अकाउंट जो है वो 100 से डेबिट साइड ग्रेटर है, टोटल में हम यही लिखेंगे। और जो हमारे पास रिपोर्टिंग डेट होती है, लास्ट डेट होती है साल के एंड की, उस डेट को हम ये सारे के सारे बैड डेट्स जो है वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। अब वो कैसे ट्रांसफर करेंगे वो देखें कि आपके पास जो बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर वो आ रहा है 100 का, और ये 100 का आपने रिपोर्ट कर देना है इनकम स्टेटमेंट में। ये कहाँ रिपोर्ट कर देना है आपने, इनकम स्टेटमेंट में। ये आपके ट्रांसफर हो गए बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर टू इनकम स्टेटमेंट। ठीक हो गया अब
समटाइम एग्जामिनर कहता है जो आप बैड डेट्स ट्रांसफर हुए हैं उनकी एंट्री करें, ठीक है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री ऊपर हो गई है, वो क्या है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब बैड डेट्स ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट जो होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, उसकी एंट्री क्या होती है वो यहां में करने लगा नीचे, बैड डेट्स ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आप ये बैड डेट्स ट्रांसफर कर देते हैं यहां पर। जब आप बैड डेट्स ट्रांसफर करेंगे तो बैड डेट्स के ट्रांसफर की एंट्री आपने इस अकाउंट से करनी है, ये जो अकाउंट बना हुआ है। अच्छा देखें, ये जो $100 है यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, बैड डेट्स अकाउंट में। इसका मतलब है कि आपके पास जो क्रेडिट है हो रहा है वो क्या हो रहा है, बैड डेट अकाउंट या इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट क्या हो रहा है आपके पास, क्रेडिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से हो रहा है, 100 से हो रहा है। डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में ये वाला जो हमारे पास डिटेल वाले रेफरेंस होता है ये हमारे पास डेबिट साइड को शो करता है जर्नल एंट्री, ठीक है। तो डेबिट में हमारे पास आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट, आप इनकम स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो ये आपने ट्रांसफर कर दिए इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये है बैड डेट्स का, और बैड डेट्स के अकाउंट आपने प्रिपेयर करना और बैड डेट्स के इसको बैलेंस को, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है सेकंड वन, उसके बाद आता है हमारे पास जो हमने ऊपर पढ़ा है कि डाउटफुल डेट्स के लिए क्या करना है। डाउटफुल डेट्स जो होते हैं उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं, नेक्स्ट जो सेकंड है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। जो डाउटफुल डेट्स हैं उनके लिए आपने क्या करना है, प्रोविजन करना है। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि आपने सम, यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग, ठीक है, प्रोवाइड करना। प्रोविजन यहाँ पर जब हम रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके फ्यूचर में लॉसेस हो जाने, एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं कि कुछ लोग आपको पैसे नहीं देंगे, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रोविजन रखते हैं या अलाउंस रखते हैं। तो वो आपने अलाउंस कैसे रखना है, उसकी कैसे कैलकुलेशंस करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसकी जर्नल एंट्रीज आपने कैसे करनी है, ठीक है। अब देखें, जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं और उसमें आप देखते हैं कि न्यू प्रोविजन कितनी आई है और ओल्ड प्रोविजन। आप सबसे पहले यू विल कैलकुलेट द न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। जो न्यू प्रोविजन होती है, न्यू प्रोविजन का मतलब ये होता है कि आपने एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी कैलकुलेशन की है। ये क्या आप कर रहे हैं, ये आपके एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग पीरियड आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये आप कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, देखें। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स कितने, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल्स कितने, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोविजन रेट से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोविजन रेट के साथ। अब देखें, फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द ईयर हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास $50,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स थे, और हमने जो प्रोविजन रखी वो प्रोविजन रखी फॉर एग्जांपल 5% प्रोविजन कैलकुलेट की, ठीक है। जब हम प्रोविजन 5% रख रहे हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2500 हमारे पास न्यू प्रोविजन आ गई, 2500 के आगे न्यू प्रोविजन आ गई।
जब हम न्यू प्रोविजन कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप था आपका, स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, आप इसे स्टेप 2 में जाके आप करते हैं कंपेयर न्यू एंड ओल्ड प्रोविजंस। ओल्ड प्रोविजन होगी आपकी पिछले साल की, आपने लास्ट ईयर के एंड पे जो प्रोविजन क्रिएट की होगी, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, कंपैरिजन कैसे करते हैं कि आप न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सपोज हमारे पास यहाँ पर न्यू प्रोविजन आया 2500, वो हमने लिख ली। ओल्ड प्रोविजन हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 थी। समटाइम्स ऐसा होता है, आप फर्स्ट टाइम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम ऐसा ऐसा होता है कि जो पुरानी होती है लास्ट टाइम की प्रोविजन, वो 0 होगी। तो आपके पास 2500 आपके पास क्या आया, इसका इंक्रीज आ गया। जो डिफरेंस आया ये इंक्रीज इन प्रोविजन है। ये क्या है, दिस इज इंक्रीज इन प्रोविजन। तो जो इंक्रीज इन प्रोविजन होती है उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, इंक्रीज इन प्रोविजन इन प्रोविजन। इसके लिए जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो प्रोविजन हमेशा लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होती है, ठीक है। प्रोविजन हमेशा हमारे पास किस तरह ट्रीट होती है, लाइबिलिटी की तरह होती है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, ठीक है। लाइबिलिटी और प्रोविजन में डिफरेंस होता है, वो भी मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। जब आपने प्रोविजन क्रिएट कर ली, प्रोविजन आपकी हो गई इंक्रीज। जो इंक्रीज इन प्रोविजन है वो आपके पास वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो आप क्या करेंगे, जब भी प्रोविजन इंक्रीज होगी आप उसे क्रेडिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से, ये अमाउंट गिवन है 2500, आप 2500 से क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट में क्या करेंगे, इसको डेबिट में करेंगे इनकम स्टेटमेंट। डेबिट में क्या करेंगे हम, इनकम स्टेटमेंट डेबिट कर देंगे 2500 से। इसका मतलब है कि जो इंक्रीज इन प्रोविजन है वो एज एन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोविजन is treated as expense in इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में उसे क्या करेंगे आप, एज एन एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे। केस डिफरेंट भी हो सकता है, आपके पास इंक्रीज इन प्रोविजन की बजाय आपके पास डिक्रीज इन प्रोविजन भी हो सकता है। देयर माइट बी अ डिक्रीज इन प्रोविजन। जब डिक्रीज इन प्रोविजन होगा तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ डिक्रीज इन लाइबिलिटी। जैसे आप डिक्रीज इन लाइबिलिटी को ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट होगा। डिक्रीज इन लाइबिलिटी जो होती है वो डेबिट होती है, इसी तरह डिक्रीज इन प्रोविजन जो होगी वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो आप डेबिट कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, ठीक है। और क्रेडिट में आप क्या करेंगे, क्रेडिट में आप इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट कर देंगे। इनकम स्टेटमेंट जब भी क्रेडिट होती है इसका मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट में इनकम इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जब आपके पास ये केस होगा तो इंक्रीज इन डिक्रीज इन प्रोविजन को कहाँ ट्रीट करेंगे, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
is treated as other income, treated as अदर इनकम इन इनकम स्टेटमेंट, इसको आप इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में ट्रीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप कैसे इसको लिखेंगे, कौन सी प्रोविजन लेके जाएंगे। उसमें आप देखें, जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें आपके पास जो करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है, करंट एसेट्स में आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिए तो हमने यहाँ अज्यूम किया है कि आपके पास जो ऊपर अज्यूम किया था ये कि आपके पास यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो 50,000 के हैं। तो आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो कितने के हैं, 50,000 के, आप उनको लिखेंगे। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स जो आपके पास 50,000 के हैं, उनमें से आपने क्या करना है, न्यू प्रोविजन माइनस कर लेनी है। तो उसमें से आपने क्या करना है, न्यू प्रोविजन माइनस कर लेनी है। तो न्यू प्रोविजन हमारे पास इस दफा 2500 की है। इंक्रीज डिक्रीज आप इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे तो नेट बैलेंस आपके पास जो है क्लोजिंग बैलेंस 47,500 का ये आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स का। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसकी ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसको अब मैं समराइज कर रहा हूँ, आपने इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट पहले बना लूं फिर समराइज करता हूँ। अगर आपको वो कहते हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, सी अकाउंट, आपने ये टी अकाउंट बनाना है, डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करेंगे कहाँ से, बैलेंस ब्रॉड डाउन से। तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा वो हमेशा क्रेडिट आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन हमेशा क्रेडिट आएगा। जैसे कि हमने ये डाटा ज्यूम किया तो हमने कहा था कि ओपनिंग बैलेंस है ही को नहीं, ओल्ड प्रोविजन है ही को नहीं, ओपनिंग बैलेंस इज ओल्ड प्रोविजन, कि आपकी पिछले साल से को प्रोविजन आई है वो है ही को नहीं यहाँ पर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें जो ओल्ड प्रोविजन है ये कुछ भी नहीं है, और आपने एट द एंड ऑफ द ईयर आपने न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। तो न्यू प्रोविजन की जर्नल एंट्री देखें जो इस दफा की है, आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितनी अमाउंट से हुआ, 2500 से। ठीक हो गया। अच्छा, आपके जो पास जो न्यू प्रोविजन, ये हमारे पास तो इंक्रीज डिक्रीज की कैलकुलेशंस है। आप देखें प्रोविजन, न्यू प्रोविजन जो होगी वो आपके पास कहाँ आएगी, यहाँ पर इस साइड पे आ जाएगी, डेबिट साइड पे, बैलेंस कैरिड डाउन 2500, दिस इज द न्यू प्रोविजन। आपने न्यू प्रोविजन इस साइड पे लिखनी है अकाउंट में, और फिर आपने इस अकाउंट को जब क्लोज करेंगे, ठीक है, आपके अकाउंट में देखें जो बैलेंस कैरी डाउन, जो क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है वो बड़ी है, दैट इज 2500 डेबिट साइड पे, 2500 क्रेडिट साइड पे। जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट साइड पे आ रहा है 2500 में। ये डिफरेंस है बिटवीन ओल्ड प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन, एंड दिस विल बी ट्रीटेड टू इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट में आप चार्ज कर देंगे। इसकी एंट्री हमने ऊपर की है, ये वाली जो हमने ऊपर प्रोविजन इंक्रीज इन प्रोविजन कर की एंट्री करके है। देखिए प्रोविजन क्रेडिट हो रही है और इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है। ठीक है, इसकी प्रोविजन की एंट्री ऊपर करके आए हैं। अब ये जो आपके पास बैलेंस कैरीड डाउन होता है, यू विल ब्रिंग दिस बैलेंस डाउन एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन वेरी नेक्स्ट डेट। ठीक है, आपके पास 2500 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। फिर अगले साल की प्रोविजन आएगी, उसमें चेंजेस हम देखेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे।
अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इसको अब ट्रीटमेंट जो है जिनको कहते हैं कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें एक्सट्रैक्ट्स क्या होंगे, आपने इनको कैसे वहां पर ट्रीट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स का मतलब है कि मैं 100% इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बना रहा, सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स शो कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। आपके पास इनकम स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट एग्जामिनर पूछता है, आपको पता होनी चाहिए जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगी ये आएगी, आपको उधर भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और फिर आपके पास आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट है। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट क्या होता है इनकम स्टेटमेंट का, उसमें ये होता है कि आप डेबिट, सबसे पहले आपके पास जो जीपी आ जाता है, जीपी के बाद आपके पास आते हैं ऐड होती है अदर इनकम। ठीक है, उसमें क्या होता है अदर इनकम ऐड हो जाती हैं। और उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास ना एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं एक्सपेंसेस होते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बैड डेट्स की क्या ट्रीटमेंट होती है। तो बैड डेट्स हमेशा आपके यहाँ पर एक्सपेंसेस में आएंगे। बैड डेट्स कहाँ पर आएंगे, हमेशा एक्सपेंसेस में आएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसकी ट्रीटमेंट दो जगह पे होती है। आप उसमें देखते हैं इंक्रीज है या आप उसमें देखते हैं कि डिक्रीज है। अगर तो इंक्रीज इन प्रोविजन है तो इंक्रीज इन प्रोविजन विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। इंक्रीज इन प्रोविजन आप यहाँ पर ट्रीट करेंगे, कहाँ पर, एक्सपेंसेस में जाके। ठीक है, और अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है दैट विल बी ट्रीटेड एज अदर इनकम। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी ट्रीटेड एज अदर इनकम, तो आप उसे ऊपर अदर इनकम में जाके लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो आपके करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स का जो हेडिंग होता है उसके नीचे आपने यहाँ पर रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स लिखे होते हैं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स, अब ट्रेड रिसीवेबल्स में से आपने क्या माइनस कर देना है, न्यू प्रोविजन माइनस कर देनी है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर हमने कहा था कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 50,000 के और न्यू प्रोविजन हमारे पास 2500 की हुई है, हमने वो माइनस कर दी और नेट बैलेंस आ गया हमारे पास 47,500 का। और हमारे पास ये जो ऊपर एग्जांपल थी उसमें इंक्रीज इन प्रोविजन आया 2500 का, तो वो एक्सपेंसेस में आ जाएगा, डिक्रीज इन प्रोविजन में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब यहाँ देखें, यहाँ तक हमने पढ़ लिए, अब हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस। जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनको हम करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने ये कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें हमारे पास यहाँ पर ये जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसमें देखें जो क्वेश्चन है हमारे पास 8.1। ठीक है, आप ये करें पहले, उसके बाद आपको इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखें उसने कहा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द रॉबिन्सन फिन हैज द has for the last 3 years of trading his trading। 2001 का डाटा गिवन है, 2 का गिवन है, 3 का गिवन है। और ट्रेड रिसीवेबल्स एज एट 31 दिसंबर, हर साल 2001 में 31 दिसंबर को, 2002 में 31 दिसंबर को, 2003 में 31 दिसंबर को उसका डाटा गिवन है। उसने कहा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर
2001 में, 2 में और 3 में जो बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए हैं ना, वो भी दिए हुए हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। उसके बाद उसने कहा रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, परसेंटेज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। उसने कहा है कि ये आपके पास इतनी प्रोविजन हर साल आपने कैलकुलेट करनी है, 4% इन 2001, 4% इन 2002 एंड 3% इन 2005। ठीक है, ये 3 प्रोविजंस हैं, ये क्रिएट करनी है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसने कहा कि इसको आप परसेंटेज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर करेंगे, यू विल कंसीडर दिस एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, इसमें देखें रिक्वायरमेंट, देखें पहले रिक्वायरमेंट में उसने कहा कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैड डेट्स अकाउंट फॉर द 3 years, 3 साल के लिए आपने बैड डेट अकाउंट बनाना है। ठीक है, हम बैड डेट अकाउंट बनाते हैं, लेकिन उसके से पहले बेहतर है कि हम इसकी जर्नल एंट्रीज कर लें, ताकि आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, अब देखें 2001 में बैड डेट्स का सेकंड कॉलम है जिसमें लिखा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। 2001 में कितने बैड डेट्स राइट ऑफ हुए? 1340 के। अब इसके लिए 2001 में आप जर्नल एंट्री अगर करेंगे तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, डेबिट क्या होगा उसको हम लिख लेते हैं, और क्रेडिट क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, या आप जैसे नॉर्मल जर्नल एंट्री बनाते हैं उस तरह बना लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डेबिट आप करेंगे बैड डेट्स अकाउंट, डेबिट बैड डेट्स अकाउंट, और क्रेडिट आप कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। क्योंकि यहाँ पर किसी रिसीवेबल का नेम नहीं गिवन, स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा बंदे है बैड डेट हुआ है, तो मिसलिनियस है, तो इन दैट केस यू विल क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। कितने अमाउंट से हैं? अमाउंट आपकी आ रही है 1340 की, 1340 की। 2002 में आपके पास बैड डेट्स हो जाएंगे, उसकी एंट्री कितनी हो रही है? 2002 में बैड डेट्स देखें वो आपके पास हो रहे हैं 1720 के। तो आप डेबिट करेंगे बैड डेट्स अकाउंट 1720 के, और क्रेडिट आप करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 1720 के। ठीक है, 2003 में आपके बैड डेट्स कितने हैं? वो आपके आ रहे हैं 2003 में बैड डेट्स आ रहे हैं 1410 के, और 2003 में आप इसकी एंट्री करेंगे डेबिट बैड डेट्स अकाउंट, कितने के बैड डेट्स अकाउंट हैं आपके? वो हो रहे हैं 1410 के, और क्रेडिट आप कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, वो आ रहे हैं आपके 1410 के। ये आपकी 3 जर्नल एंट्रीज हो गई। आपकी रिक्वायरमेंट ए ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैड डेट्स अकाउंट, आपने अकाउंट बनाना है फॉर ईच ऑफ द 3 years, तीनों साल का आपने बैड डेट्स अकाउंट बनाना है। तो आप यहाँ पर एक अकाउंट भी बना सकते हैं बैड डेट्स अकाउंट, और हर साल का अलग अलग भी अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा देखें 2001 में देखें कि हमारे पास 2001 में बैड डेट्स अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ठीक है, कितनी अमाउंट से हो रहा है? 1340। तो डेबिट साइड पे बैड डेट की डेबिट साइड के पे लिख देंगे 1340, और क्रेडिट रेफरेंस डिटेल में क्या लिखेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स। इस साल और कोई बैड डेट्स नहीं हो रहे, आप इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। आप इस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्लोज। 1340 से इसको क्लोज कर दिया, 1340 से। क्रेडिट साइड पे 31 दिसंबर 2001, ठीक है 2001, उसमें आपने इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, कितना? 1340।
जो भी आपके बैड डेट्स होंगे वो आप इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे और इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप देखें सेकेंड ईयर की आप बनाएंगे तो 2002 में देखें आपके पास बैड डेट्स, ये 2002 है, बैड डेट्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है, 1720 से। 1720 से आपके बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, डेबिट कर दें। क्रेडिट में क्या आ रहा है, रेफरेंस है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स का, वो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब आप इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे बिकॉज देर इज नो मोर बैड डेट ड्यूरिंग 2002। तो अब इसको भी आप क्या करेंगे, 1720 को आप ट्रांसफर कर देंगे, जो बैलेंस आएगा यू विल ट्रांसफर दिस बैलेंस टू इनकम स्टेटमेंट एट 31 December 2002। दिस विल गो टू इनकम स्टेटमेंट, ये भी क्लोज हो गया। इसका कोई कैरी डाउन कैरी फॉरवर्ड कोई बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, ना आप कैरी डाउन निकालेंगे ना ब्रॉड डाउन होगा इसका बैड डेट्स का। 2003 में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कितनी अमाउंट से, 1410 से, वो आप डेबिट कर देंगे। क्रेडिट रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट रेफरेंस में यू विल राइट डाउन ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आप क्या करेंगे, इस अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे। 1410 टोटल में और 1410 यू विल ट्रांसफर दिस टू इनकम स्टेटमेंट एट 31 December 2003। यू विल चार्ज दिस टू इनकम स्टेटमेंट, आपने इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया बैड डेट्स जितने होंगे ड्यूरिंग द ईयर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। हमजा सही, बैड डेट्स जो होते हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन तो होगा, लेकिन वो लीगल एक्शन आप इसमें तो नहीं लिख रहे ना, हम पढ़ रहे हैं कि हमने उनको कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है। लीगल एक्शन तो अगर किसी के अगेंस्ट चल रहा है तो वो तो डाउटफुल हो गया ना, हो सकता है हमें पेमेंट रिसीव हो जाए, हो सकता है पेमेंट ना रिसीव हो, तो वो फिर डाउटफुल हो जाता है। लेकिन एक पर्सन है वो बिल्कुल बैंक करप्ट हो गया है या उसका बिजनेस ही खत्म हो गया, लिक्विडेट हो गया, और अब आपको लगता है कि वो पैसे नहीं पे करेगा, तो आप उसको बैड डेट क्लियर डिक्लेयर कर देते हैं और उसको अपनी बुक्स में से वो ट्रेड रिसीवेबल जो लिखा होता है उसे निकाल देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में से निकाल के उसे बैड डेट्स ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, वकार अली, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पेपर की प्रिपरेशन ही हो रही है। ठीक है, जो चीज़ें करवा रहा हूँ ये पेपर की प्रिपरेशन हो रही है, साथ साथ आप करते जाएं, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, ये तो आप हमारे पास आ गया था, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल ये बैड डेट्स अकाउंट बना लिया। ठीक है, अब देखें हमारे पास ना दूसरे नंबर पर आ जाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आप देखें कि आपके पास वो कहता है हम उसके लिए भी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं और फिर उसका अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखें जो प्रोविजन पहले साल क्रिएट होनी है वो हमारे पास 2000 एंड जो 1 है उसमें क्रिएट होगी। ठीक है, उसमें देखें उससे पहले आपको उसने प्रोविजन का कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में अगर आप देखें तो प्रोविजन का कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसके लिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखें उसने जो प्रोविजन दी हुई है ना, जो थर्ड कॉलम है उसमें प्रोविजन में उसने बताया हुआ है कि आपके पास जो है दिस इज परसेंटेज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। किसकी परसेंटेज है, ट्रेड रिसीवेबल्स की। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का जो गिवन है वो आपको गिवन है फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है, सेकंड कॉलम है उसके अंदर गिवन है। ठीक है, 54,000 इज द वैल्यू ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और 4% आपने उसकी प्रोविजन लेनी है। तो आपके पास जो प्रोविजन आएगी न्यू प्रोविजन, इसमें वो देखें कितनी आएगी न्यू प्रोविजन, वो आएगी 54,000 इज द टोटल वैल्यू।
ऑफ रिसीवेबल एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द 4% ऑफ दिस। आप इसका 4% कैलकुलेट करें कितना आता है, ठीक है। डू द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करें कितनी आएगी, वैल्यू मुझे बताएं। देखें जो पहली प्रोविजन हमारे पास आ रही है वो हमारे पास बैलेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो कितने आ रहे हैं, वो हमारे पास आ रहा है 2160, 2160 ये प्रोविजन है। हमारे पास ओल्ड प्रोविजन है ही नहीं, इसका डिफरेंस हम ले ही, ओल्ड प्रोविजन हमारे पास कितनी है, वो 0 है, क्योंकि ये पहला साल था उस इसलिए आपके पास ओल्ड प्रोविजन अगर क्वेश्चन में भी नहीं गिवन तो फिर ओल्ड ही होती है, ओल्ड प्रोविजन 0 होगी, ठीक है। तो वो कितनी वैल्यू आ रही है 2160 की। दिस इज इंक्रीज इन प्रोविजन, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन प्रोविजन। आपकी प्रोविजन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, ठीक हो गया। अब देखें अगर आप इसका टी अकाउंट बनाते हैं, अगर आप डायरेक्ट जर्नल एंट्री नहीं करना चाहते, आप टी अकाउंट बनाना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप कैसे बनाएंगे, देखें आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बना लें, डाउटफुल डेट्स डी लिख रहा हूं, मीन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, डेबिट क्रेडिट। अभी आप देखें जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था 1 जनवरी 2000 एंड जो 1 है उसमें कोई बैलेंस नहीं गिवन, किस डेट को, 1 जनवरी 2001, इसमें आपको कोई बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं गिवन, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं गिवन इसका मतलब है 0 बैलेंस है। 31 दिसंबर को 31 दिसंबर 2001 को आपने बैलेंस कैलकुलेट किया, बैलेंस आपने हमने ऊपर कैलकुलेशन किया, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कितने आया हमारे पास, बैलेंस सीडी वो है 2160 का। जब आपने ये कैलकुलेशन दो कर ले, एक कैलकुलेशन कर लेनी है ओल्ड विल बी गिवन, तो आपने अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड हमारे पास ग्रेटर है 2160 से, और 2160 से यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे आप, जो क्रेडिट साइड है उस पे हमारे पास ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जाएगा 2001 को इनकम स्टेटमेंट में, ये कहाँ चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। अब ये जो इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस जा रहा है ये आपके पास क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंस है, ये क्या है, इंक्रीज इन प्रोविजन है, इसको आप एक्सपेंसेस में जाके रिपोर्ट कर देंगे। जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको आप ब्रॉड डाउन कर लेंगे, जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था वो था 31 दिसंबर 2001 को, तो 1 जनवरी 2002 को वो बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कितनी अमाउंट से हो रहा है, 2160 से। फिर आप क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2000 एंड जो 2 है उस पे आप क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे, न्यू बैलेंस निकाल लेंगे। अब ये जो न्यू बैलेंस निकालेंगे, न्यू प्रोविजन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे कि आपके पास 2002 में 58,000 के आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स थे, कितने के, 58,000 के, और उसका आपने दूसरे साल की प्रोविजन परसेंटेज गिवन है, दैट इज द 4%। आप 4% ऑफ 58,000 कैलकुलेट करें, कितनी प्रोविजन निकलती है, आपकी ये प्रोविजन निकल रही है 2320 की। कैलकुलेशन करते जाएं, साथ में वेरीफाई करते जाएं, ठीक है, 2320 की। अब आप इसको भी क्लोज कर दें, सेकेंड ईयर के भी प्रोविजन के अकाउंट को। डेबिट साइड इज ग्रेटर, डेबिट साइड कितनी है 2320 ये आ गई। अब आप क्या करें, इसको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल लें, बैलेंसिंग फिगर आप इसमें से ये वाली वैल्यू निकाल लें, ओल्ड प्रोविजन का डिफरेंस ले लें,
तो ओल्ड प्रोविजन कितनी आएगी आपके पास, डिफरेंस सॉरी कितना आएगा, देर इज एन डिफरेंस, देर इज अ डिफरेंस ऑफ 160, कितने का डिफरेंस है 160 का। दिस डिफरेंस विल बी चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट, किस डेट को होगा 31 दिसंबर 2002 को होगा, जो साल का एंड है सेकेंड ईयर। जो बैलेंस कैरी डाउन है आप उसे बैलेंस ब्रॉड डाउन ले आए। बैलेंस कैरी डाउन 2002 में हमारे पास 31 दिसंबर को था 2320 का, उसी को 2320 को आप बैलेंस ब्रॉड डाउन के तौर पर ले आए, बैलेंस ब्रॉड डाउन। दिस विल बी ऑन 1 जनवरी 2003। ठीक है, आपने 2003 के एंड पे फिर प्रोविजन कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 2003 पे, दैट वुड बी बैलेंस कैरिड डाउन। उसने बताया हुआ है कि 2003 में आपके पास जो डाउटफुल डेट से ट्रेड रिसीवेबल थे एट द एंड वो कितने हैं 45,000 के हैं, और उसकी प्रोविजन कितनी है 5% है। तो आप 45,000 का 5% कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट द 5% ऑफ 45,000, तो वो आपके बनेगा 2,250। अब आप इसको भी क्लोज कर दें। ठीक है, अब देखें डेबिट साइड की बजाय इस दफा क्रेडिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड 2320 है और डेबिट साइड 2250 है। 2320, तो क्रेडिट साइड का टोटल हम दोनों साइड पे लिखेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास डेबिट साइड पे आएगा कि 2320 माइनस 2250 करेंगे तो 70 का डिफरेंस आ रहा है, ये 70 का डिफरेंस अदर इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, ये डिक्रीज इन प्रोविजन है। ठीक है, ड्यू प्रोविजन इज लोअर देन द ओल्ड प्रोविजन, तो ये इनकम स्टेटमेंट में एज एन अदर इनकम चली जाएगी। तो आपके पास ये 31 दिसंबर 2003 को आएगा, और जो आपका बैलेंस कैरी डाउन है आप उसे 1 जनवरी 2004 को बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। दिस विल बी बैलेंस ब्रॉड डाउन, व्हाट विल बी द बैलेंस हियर 2250। ठीक है, अब यहाँ देखें हमारे पास यहाँ तक की कैलकुलेशन हमने कर ली, अकाउंट भी हमने बना लिया। फिर उसने कहा है कि आप कैलकुलेशन इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में उसकी ट्रीटमेंट बताएं सी रिक्वायरमेंट में, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखें हमने इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स पहले बता देने कि इनकम स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये सी पार्ट है इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि हम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट, उसमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स शो करने हैं। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास एक तो अदर इनकम में इसकी ट्रीटमेंट होती है इनकी, और दूसरे नंबर पर हमारे पास एक्सपेंसेस में शो होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जो अदर इनकम्स होती हैं उसमें डिक्रीज इन प्रोविजन शो होती है, ठीक है, और एक्सपेंसेस में दो चीजें शो होती हैं, एक तो बैड डेट्स शो होते हैं और दूसरे नंबर पर इंक्रीज इन प्रोविजन शो होती है। हमारे पास ईयर्स हैं 2001, 2002, 2003, ये 3 साल हैं जो हमने इनकी कैलकुलेशन यहाँ शो करनी है। सबसे पहले हम बैड डेट्स को ले लेते हैं। बैड डेट्स हमारे पास 3 साल हुए हैं। एक हमारे पास जो फर्स्ट 2002 में हमारे पास बैड डेट्स हुए हैं वो हमारे में 1340 के,
वो आप यहाँ लिख देंगे एज इट इज। और 1720 के 2002 में एज इट इज लिख देंगे जो आपके इनकर हुए हैं, और 1410 के 2003 में आपके बैड डेट्स हुए हैं। फिर हमने यहाँ से देखना है ये जो अकाउंट है इसमें इंक्रीज हुई है या प्रोविजन या डिक्रीज हुई है, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर जाके। अब देखें जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट हमने ऊपर बनाया है उसमें देखें जो पहला हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट गई है, दिस इज इंक्रीज इन प्रोविजन, दिस इज इंक्रीज इन प्रोविजन, ये इंक्रीज था। तो इंक्रीज जो होता है वो हमारे पास एज एन एक्सपेंस जो होता है, तो ये हमारे पास इंक्रीज कितने का था, 2160 का, ये आप यहाँ लिखेंगे। दूसरे नंबर पर सेकंड ईयर में देखें तो हमारे पास ये वाला 160 का, दिस इज ऑल्सो इंक्रीज इन प्रोविजन, तो 160 हम यहाँ पर पुट कर देंगे इंक्रीज इन प्रोविजन में। थर्ड ईयर 2003 में जो हमारे पास 70 आया है, दिस 70 इज डिक्रीज इन प्रोविजन, दिस इज डिक्रीज इन प्रोविजन। तो डिक्रीज इन प्रोविजन इज ट्रीटेड एज अदर इनकम, तो हम इसको 70 को यहाँ अदर इनकम में ट्रीट कर लेंगे। These are the extracts or these are the treatments of bad and doubtful debts in income statement। ठीक है, फिर हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आपके पास जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसमें जो करंट एसेट्स होते हैं उसके अंदर जो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स की बैलेंस होता है वहां पर ट्रीटमेंट हो रही होती है। ठीक है, उनमें से आपने क्या करना होता है, न्यू प्रोविजन माइनस कर लेनी है। यू विल डिडक्ट न्यू प्रोविजन फ्रॉम दिस। हमारे पास 2001 है उसके अकाउंट्स हैं, 2002 के अकाउंट्स हैं और 2003 के अकाउंट्स हैं। ठीक है, 2000 अगर हम 1 में देखें तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स स्टार्ट में हैं हमारे पास 54,000 के, वो कितने 54,000 के। उसमें से न्यू प्रोविजन जो हमने निकाली थी 2002 में, ये ऊपर हमारे पास न्यू प्रोविजन गिवन है। न्यू प्रोविजन हमने पहले निकाली 2003 में, ये यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की थी प्रोविजन वाले में, जो बैलेंस कैरिड डाउन थे वो कितना था हमारे पास, सॉरी वो 2001 में था 2160 का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2160 माइनस कर देंगे। ठीक है, 2160 हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी वैल्यू रह जाएगी वो हमने बतानी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखें सेकंड दूसरे साल का 2002 का देखें, 2002 में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 58,000 के, और उसमें से आपने 2002 में प्रोविजन कितनी क्रिएट की है, न्यू प्रोविजन दैट इज 2320, आप वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, और फिर आप 2003 में जाएं तो 2003 में आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स 4500 के 45,000 के सॉरी, और उसमें से आपने जो माइनस करनी है न्यू प्रोविजन, वो आपके पास ये क्लोजिंग जो बैलेंस कैरी डाउन है ये वाला है, तो वो कितना है आपके पास बैलेंस कैरी डाउन 2250। ठीक हो गया, यहां तक कैलकुलेशंस क्लियर हैं। देखें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो पूछ लें मुझसे। ठीक है, आपके पास उसने जो एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए हैं ना वो सिर्फ 1 साल के मांगे हुए हैं एंड पे। ठीक है,
ये वाले 31/2003 के मांगे, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट इसलिए करवाए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने जो रिक्वायर्ड होते हैं वही करने होते हैं, मैंने सारे इसलिए करवाए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब देखें आपके पास यहाँ पर जो प्रोविजन है वो कितनी है। अब आपके पास जो 2001 का बैलेंस है 54,000 में से माइनस कर लेंगे आप 2160, तो आपके पास ये 51,840 ये वैल्यू आ जाएगी। और सेकेंड ईयर के जो आपके पास हैं 2002 के, वो 58,000 माइनस 2320। ठीक है, तो वो आपके पास आ गए 55,680 के। और आपके पास नेक्स्ट है 4500 माइनस उसमें से आप 2250 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाती है 42,750 के। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। ठीक है, आपके पास जो आपकी असाइनमेंट होगी अभी, इससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन आपका है ये 2.2 वाला, 8.2 वाला सॉरी, ये जो 8.2 है, दिस इज योर असाइनमेंट। आपने ये होमवर्क करना है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जो कस्टमर्स होते हैं, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो जल्दी पेमेंट कर देते हैं, कुछ डिले करते रहते हैं। जो डिले करते रहते हैं उनके लिए आपने क्या करना है, उनके लिए भी आपने प्रोविजन रखनी होती है। ठीक है, अनाबिया एंड ओके 2160 गुड। मोहम्मद हिजबाद गिल, दिस इज नॉट बैलेंस ब्रॉड डाउन, दिस इज ब्रॉट डाउन, दिस इज ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब ब्रिंग के थर्ड फॉर्म है ब्रॉड डाउन। उसका मतलब ये होता है कि आप बैलेंस को, पुराना बैलेंस था उसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया है। ठीक है, उसको क्या किया आपने, कैरी फॉरवर्ड किया है। जैसे आपके पास पिछले साल प्रोविजन पड़ी हुई थी, वो आप इस साल के एज एन ओपनिंग बैलेंस होगा, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बैलेंस, दैट इज नोन एज बैलेंस ब्रॉड डाउन। इनकम स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट, हमजा आप कह रहे हैं रिपीट कर दें, इनकम स्टेटमेंट वाली मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा कि उसमें आपने कैसे ट्रीटमेंट करनी है। आप देखें, इनकम स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट ये मैंने यहाँ की थी एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, ये आपके सामने। अब देखें, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स में सबसे पहले आपने अदर इनकम में डिक्रीज इन प्रोविजन ट्रीट करनी है हाली, और जो आपके पास एक्सपेंसेस हैं उसमें बैड डेट्स और डिक्रीज इंक्रीज इन प्रोविजन आप उसमें ट्रीट करेंगे। ये दो चीजें आपने उसमें ट्रीट करनी है। ठीक है, बैड डेट्स जो होते हैं, बैड डेट्स हमेशा एक्सपेंसेस में जाएंगे, लेकिन इंक्रीज, पहले 2 साल आपकी प्रोविजन इंक्रीज हुई है टू 160, पहले साल इंक्रीज हुई है, दूसरे साल आपकी 160 इंक्रीज हुई है, आप उसे दोनों एक्सपेंसेस में रिपोर्ट करेंगे। और फिर आपके पास जो है डिक्रीज इन प्रोविजन, और डिक्रीज इन प्रोविजन जो है वो आपकी कहां पर जाएगी, अदर इनकम्स में। ठीक है, अच्छा जाजेब बैलेंस ब्रॉड डाउन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इसमें आएगा, प्रोविजन, ये वाला जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है इसमें आएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स में बैलेंस ब्रॉड डाउन होएगा नहीं। बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब ये होता है कि जो आपके जो लेजर अकाउंट्स बनाए थे हमने पहले, ये देखें, जो लेजर अकाउंट्स हमने बैलेंस कैरी डाउन किए हुए हैं वही, उन्हीं को हम बैलेंस ब्रॉड डाउन लेके आ रहे हैं। जो पहले साल का बैलेंस कैरी डाउन है, प्रोविजन हमने रखी थी 2160 की, उसी को हम अगले साल ऑन 1 जनवरी 2002 में बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेंगे। ठीक है,
इसी तरह आपकी जो बैलेंस कैरिड डाउन था 2002 में, उसको हमने ब्रॉड डाउन कर लिया नेक्स्ट। ये ऐसे ही है जैसे हम क्या कर रहे हैं, अब ये बैलेंस ब्रॉड डाउन इस वजह से हो रहा है कि जो आपकी प्रोविजंस होती हैं, जो एसेट्स होते हैं और जो लाइबिलिटीज होती हैं, वो ऐसा नहीं होता कि साल के एंड पे बिल्कुल खत्म हो जाएं, वो अगले साल मूव करती हैं। तो जो हमारे पास पिछले साल के बैलेंसेस होते हैं, उनको हम अगले साल जब लेके आते हैं नेक्स्ट ईयर में, तो हम उनको बैलेंस ब्रॉड डाउन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये जो थर्ड है, इसमें भी किया 2003 में जो बैलेंस हमारे पास कैरिड डाउन निकला था, उसको हमने ब्रिंग डाउन कर दिया 2004 में, ओपनिंग एज एन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, हाँ, इसका आपका क्वेश्चन है कि ट्रेड रिसीवेबल में से बैड डेट्स माइनस क्यों नहीं हुए। हाँ, वो मैं बताता हूँ कि बैड डेट्स क्यों माइनस नहीं हुए। बैड डेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स, जब आपको क्वेश्चन इस तरह का गिवन हो तो उसका मतलब होता है कि वो ऑलरेडी डिडक्ट हुए हुए हैं। अच्छा, ये पॉइंट है, आप सारे लोग ये समझ लें कि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में देखें 8.1 में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ को मैंने अंडरलाइन लिखा हुआ है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अंडरलाइन है, इसका मतलब है कि ये बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर बुक्स में से माइनस हो चुके हैं। जब ये बैड डेट्स हुए उसी टाइम इनको माइनस कर दिया गया। ठीक है, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट दीज फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, एट द एंड जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स है उनमें से इनको आपने डिडक्ट नहीं करना। ठीक है, अगर लिखा हो डिफरेंट, अगर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट इसको क्वेश्चन को करते हैं, अगर यहाँ पर ये लिखा हो इस जगह पे, ठीक है, ये लिखा हो बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, अब ये जो टू बी का वर्ड है ये शो कर रहा है आपका कि अभी आपने बैड डेट्स बुक्स में से माइनस नहीं किए हुए। जो लोग बैड डेट्स हुए हैं उनको बुक्स में से आपने रिमूव नहीं किया। तो फिर आप क्या करेंगे, इस सूरत में आप इनको फिर ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर लेंगे और उसके बाद प्रोविजन करेंगे। ठीक है, ये भी आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ यहाँ पर ना। ये देखें, इफ इट इज रिटर्न bad debts to be written off। ठीक है, टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब है कि अभी आपने एडजस्टमेंट नहीं की, आपने अभी एडजस्टमेंट करनी है, बैड डेट्स माइनस नहीं किए हुए। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट है तो फिर आप जब आपने न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, व्हेन यू विल कैलकुलेट द न्यू प्रोविजन, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या करेंगे, आप ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस कंसीडर करेंगे जो बैलेंस है, माइनस बैड डेट्स माइनस करेंगे टू बी रिटर्न ऑफ, ये आपने माइनस कर देने फिर, और फिर आपने उसके बाद इस पे प्रोविजन रेट लगाना है। लेकिन अगर पहले ही लिखा होगा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इसका मतलब है कि आपने बैड डेट्स ऑलरेडी इसमें से ट्रेड रिसीवेबल्स में से माइनस कर दिए हैं, वो एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे वो कहता है, जैसे एक एग्जांपल है, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर
$20,000 and bad debts to be written off $1,000 provision for doubtful debts is 10% of trade receivables। अब इसमें क्या होता है कि आप स्टेटमेंट को गौर से देखें तो स्टेटमेंट में लिखा है बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, कि अभी बैड डेट्स जो हैं वो राइट ऑफ होने हैं, हुए नहीं है। इन दिस केस व्हेन यू विल डू द कैलकुलेशंस आपने कैसे करनी है, वो ऊपर वाला फार्मूला है कि आपने जब न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करनी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपकी न्यू प्रोविजन कितनी आएगी, वो आपकी न्यू प्रोविजन आएगी, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 20,000 और उसमें से जब आपने बैड डेट्स अभी माइनस होने 1,000 के, वो माइनस हो गए, बाकी रह गए 19,000। 19,000 में से आपके 10% जो है वो रिसीवेबल्स है, वो डाउटफुल हैं, तो वो आपके आ जाते हैं 1900। ठीक है, वो कितने आ जाते हैं 1900। अब आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स हैं वो कैसे होंगे, वो आपके एक्सट्रैक्ट्स इस तरह होने हैं कि आपने इनकम स्टेटमेंट जो होगी उसमें और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसके एक्सट्रैक्ट्स। इनकम स्टेटमेंट में आपने क्या करना है कि आपकी प्रोविजन जो होगी वो आपकी प्रोविजन आपने देखनी है कि न्यू प्रोविजन वो तो वैसे ही ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, आपने अदर इनकम में ट्रीटमेंट करनी है अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है, अगर इंक्रीज इन प्रोविजन है तो आपके पास एक्सपेंसेस में जाएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर बैड डेट्स आ गए और यहाँ पर इंक्रीज इन प्रोविजन आ गई, वो सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो बैड डेट्स हैं वो क्वेश्चन में उसने कहा 1,000 के हैं, वो 1,000 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये बैड डेट्स हो गए। और आपकी जो न्यू प्रोविजन है आपकी, वो हमारे पास ओल्ड प्रोविजन कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीज इन प्रोविजन इतना ही है, 1900 का इंक्रीज इन प्रोविजन ही है क्योंकि ओल्ड प्रोविजन इज 0। तो 1900 आपके पास यहाँ पर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो आपके जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स उनमें क्या होगा, तो जो करंट एसेट्स हैं उनमें आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उनमें से आपने ये माइनस करने। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है कितनी 20,000 और उसमें से आपने माइनस कर दिए 1,000 के डाउटफुल डेट्स और रिमेनिंग आपने न्यू प्रोविजन ले ली। न्यू प्रोविजन आपकी कितनी है, न्यू प्रोविजन इज 1900। ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। आप 19,000 में से 1900 निकालेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 17,100। ठीक है, ये आपके पास रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, दीज आर रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। इज दैट क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इससे रिलेटेड। अच्छा देखें, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगर ये क्लियर है तो हम आगे देखते हैं, उसमें देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है 8.3, उसमें देखें वो क्वेश्चन क्या है। उसमें देखें उसने कहा है कि हमारे पास ना, आपके पास द अकाउंटेंट 8.3, उसने कहा द अकाउंटेंट ऑफ द मिचेल्स एंड मिशेल लिमिटेड हैज प्रीपेड द फॉलोइंग एज ट्रेड रिसीवेबल। एज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ये होता है
कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ को ज़्यादा टाइम हुआ है, कुछ को कम टाइम हुआ है, तो एज एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि ये नीचे डायग्राम स्केजुअल किया है, एज रिसीवेबल स्केजुअल, ठीक है। ये आपका एज रिसीवेबल स्केजुअल बना एट 31 December 2002। द पॉलिसी अप्लाइड बाय मिचेल्स एंड मिशेल फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये किसके लिए पॉलिसी है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। इज ऑन स्लाइडिंग स्केल बेसिस एंड इज गिवन एज फॉलोज, ठीक है। अब आपके पास जो उसने प्रोविजन दे दी है उसकी, उसने कहा है कि आपने इसके अकॉर्डिंगली करनी। अब देखें यहाँ एज एनालिसिस है, उसने कहा एज ऑफ द डेट जो है वो अप टू 30 डेज है। वो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे पास 19,600 के। कितने हैं ट्रेड रिसीवेबल्स? वो 19,600 के। और उनके लिए प्रोविजन आपने रखनी है 1% सिर्फ, ठीक है। फिर आपके वो कहता है कि अगर हम यहाँ पर प्रोविजन अगर रखते हैं ना, तो प्रोविजन में देखते जाएं कि प्रोविजन हम जो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं वो कितनी कितनी प्रोविजन आ जाएगी। उसमें देखें जो प्रोविजन हमारे पास इसी तरह उसने कहा कि 31 डेज से 60 डेज तक 8400 के रिसीवेबल्स हैं, उनके 2% आपने लेना। 61 से 100 डेज तक ये 40 डेज बनते हैं। उतने में आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो 61 से 100 डेज हो चुके हैं, उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो वो जो लोग हैं वो 4% हैं। सिमिलरली आपके 100 डेज से ऊपर चले गए हैं तो वो हैं, उनकी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 1320, और उनसे आपने कितने 10% उनकी प्रोविजन रखनी है, ठीक है। अब देखें जो जो टाइम गुजरता जा रहा है, एज बढ़ती जा रही है रिसीवेबल्स की, कस्टमर का लोन पुराना हो जाता है और डाउटफुल होते जाते हैं कि वो पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। डाउटफुल, तो जब डाउटफुल ज्यादा हो रहे हैं, देखें 1 मंथ पे 30 डेज पे आपने 1% प्रोविजन है, 60 डेज तक के लिए 2% प्रोविजन है, उससे ऊपर 4%, और देन 100 से ऊपर जो लोग चले गए, 100 डेज से ज्यादा दिन हो गए, उन्होंने कस्टमर्स ने पैसे नहीं पे किए, तो उसके लिए 10% प्रोविजन रखी है उन्होंने। अब यहाँ तक आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन है, उसमें डाटा उसने दिया हुआ है। देखें उसने कहा है कि आपके पास ना ऑन 1 जनवरी 2002 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? उसने कहा है कि वो आपके पास ना बैलेंस था 500 का। कितना बैलेंस था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का? 500 ओपनिंग बैलेंस है ये आपका प्रोविजन का। उसने कहा ऑन 17 जुलाई ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, हैरिसन जिम whose debt of 600 had been written off completely in 2001 returned and paid his debt in full, ठीक है। उसने कहा कि एक कस्टमर था हैरिसन जिम, जिसके डेट को 600 उसका डेट था, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया था, बुक्स में से निकाल दिया था, बैड डेट्स ट्रीट कर लिया था, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करके हैरिसन जिम का अकाउंट को क्रेडिट करके हमने उसको कंप्लीटली बुक्स में से निकाल दिया था। उसने कहा 2001 में हमने उसे निकाल दिया था, अब 2002 है, ठीक है। रिटर्न्ड एंड पेड हिज डेट इन फुल, अब उसने क्या किया, वापस आया और उसने पूरे का पूरा डेट हमें पे कर दिया है, ठीक है। जब डेट पे हो जाता है तो बैड डेट से रिकवर जो होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड, जो बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं ना, उसके लिए जो एंट्री होती है ना, वो एंट्री आप क्या करते हैं, उसके लिए आप कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। कितनी कैश रिसीव कर रहे हैं? 600, और आप क्रेडिट कर देंगे बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। कितने से? 600 से आप इसे क्रेडिट कर देंगे, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी इसकी। उसके बाद अगर तो वो चेक देता तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता, ठीक है। उसने ये नहीं बताया कि चेक दिया या क्या, उसने सिंपल पेड है, तो इसका मतलब है आपने क्या किया है, कैश रिसीव किया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसके बाद? उसने आगे नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट इसको फर्दर पढ़ते हैं तो हमारे पास उसने कहा है कि जो
आपके ऑन 2 दिसंबर 2002, ड्यूरिंग द ईयर ये है 2002 2 दिसंबर लास्ट मंथ है। उसने कहा बे लिमिटेड, आपके पास एक कंपनी थी बे लिमिटेड, अ ट्रेड रिसीवेबल, वो क्या था आपका ट्रेड रिसीवेबल था, सीज्ड ट्रेडिंग, उसने क्या कर दिया ट्रेडिंग को सीज कर दिया, मतलब कि बिजनेस करना ही बंद कर दिया। एंड मिशेल एंड माइक मिचेल एंड मिशेल रिसीव्ड पेमेंट ऑफ $0.060, ठीक है, उन्होंने पेमेंट कितनी रिसीव की है, उन्होंने $0.60 रिसीव की है इन द $1, यानी कि हर डॉलर में से उन्होंने $0.6 रिसीव कर लिए। इन द फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ 500, डेट कितना था 500 का, उसमें से आपने क्या किया, जो रिसीव किए हैं वो कितने रिसीव किए हैं, वो आपने 60 पेनीज पर डॉलर रिसीव किए। अब उसने कहा द रिमाइंडर, जो रिमेनिंग क्या हो गए बैड डेट्स हो गए रिटर्न ऑफ इन फुल एट द एंड ऑफ द डेट, ठीक है। अब देखें इसकी कैलकुलेशन अगर करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, देखें इसकी कैलकुलेशन इस तरह होगी कि आपके पास आपने रिसीव करने थे किसी से 500 और उसने कहा कि मैं हर एक डॉलर के बदले आपको $0.6 दूंगा, यानी कि पूरे डॉलर पेमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब है 60% आप उसका रिसीव कर रहे हैं, तो 60% कितना बन जाता है 5000 का 30, ठीक है। 300 आपने क्या कर लिया रिसीव कर लिया, और रिमेनिंग क्या हो गए, रिमेनिंग आपके बैड डेट्स हो गए। 500 रिसीव करने थे, उसमें से 300 रिसीव किए, रिमेनिंग आपके बैड डेट्स हो गए। तो आपके पास जो एंट्री होगी वो डेबिट में क्या होगी, डेबिट में आपने कैश डेबिट कर लेना है, आपके पास कैश आ गया। कितना कैश आया है, उसने कहा है कि आपके पास 60% कैश आया है, यानी कि 300 आ गया है। रिमेनिंग उसने कहा बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स जो हो गए रिमेनिंग 500 में से 300 आपने रिसीव कर लिए, 200 बैड डेट्स हो गए। तो आपने क्या कर दिया, बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितनी अमाउंट से कर दिया आपने डेबिट, आपने 200 से। हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो क्रेडिट में क्या आएगा, कौन सी कंपनी है जिससे आप जो जिसने ट्रेडिंग सीज कर दी है, बे लिमिटेड, तो बे लिमिटेड को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ये आपका कौन सा है, ट्रेड रिसीवेबल ही है, ठीक है। ये आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 500 से। आपके पास कैश आ रही है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। बैड डेट्स आपके एक्सपेंसेस है, मतलब लॉसेस हैं जिनको आप एक्सपेंसेस में रिपोर्ट करेंगे, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए डेबिट हो गए। और आपकी बे लिमिटेड जो है ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इन्होंने आगे ये आपके खत्म हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं एसेट, इनको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 500 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखें उसने कहा कि नेक्स्ट उसने कहा जॉन कैली अ ट्रेड रिसीवेबल। जॉन कैली क्या है, ये भी एक ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। कितने से, 320 से। हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब ये होता है कि एक पर्सन के पास ना, जो जॉन कैली है, उसके पास एबिलिटी नहीं है पेमेंट करने की, उसके पास क्या है, एबिलिटी नहीं है पेमेंट करने की, वो बैंक करप्ट डिक्लेयर हो गया, कोर्ट ने उसे डिक्लेयर कर दिया है कि इसके पास पैसे पे करने की, लायबिलिटीज पे करने की एबिलिटी नहीं है। उसने कहा दिस अमाउंट हैड बीन इंक्लूडेड इन एज्ड रिसीवेबल स्केड्यूल अबव। जो ऊपर एज रिसीवेबल का स्केड्यूल हम पढ़ के आए ना, उसमें उसने कहा है कि ये अमाउंट उधर शामिल है, ये अमाउंट क्या है उसमें शामिल है, अबव एज बीइंग आउटस्टैंडिंग ओवर 100 डेज। और ये जो है वो एक साल से ज्यादा, ये 100 डेज से ज्यादा जो स्केड्यूल में है ना, कि उन पे 10% प्रोविजन रखी हुई है, उसमें शामिल है। कहता है इट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन फुल इमीडिएटली फ्रॉम द एज ट्रेड रिसीवेबल स्कीम। वो कहता है जो ऊपर आपने एज ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए ना, उसमें से इसको फौरी निकाल दो। इसका मतलब ये है कि ये वाली अमाउंट है ना, ये इंक्लूड उसने की है यहाँ पर। ये जो अमाउंट है ना, ये 1320
उसमें 320 इंक्लूड है। वो कहता है उसमें से उसको क्या कर दो, इमीडिएटली रिमूव कर दो उस कैजुअल में से। तो ये 320 उधर से निकल जाएंगे तो रिमेनिंग कितने रह गए, 1000 रह जाएंगे ना। 1320 में से 320 माइनस हो गया, रिमेनिंग आपके पास जो ओवर 100 जो है अभी डाउटफुल है वो सिर्फ 1000 के रह जाएंगे। 320 तो कंफर्म हो गए, बैड डेट हो गए। कहता है अदर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर टोटल्ड 460। कहता है जो अदर बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हुए हैं वो हैं 460 के। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि जी आप क्या करें, आप बैड डेट अकाउंट बनाएं, ठीक है, एक ये अकाउंट बनाना है। दूसरे नंबर पर उसने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाएं, और तीसरे नंबर पर बैड डेट्स रिकवरी का अकाउंट बनाएं। 3 अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं बैड डेट्स का अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट ए वाला, पार्ट ए, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें देखें जो बैड डेट्स हैं वो उसने कंफर्म बता दिया हमारे पास कितने, ये वाले लास्ट लाइन में उसने बता दिया कि आपके बैड डेट्स कितने बैड डेट्स हैं 460 के। ये 460 आप डेबिट साइड पे बैड डेट्स अकाउंट में डाल दें। इसकी एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट। तो जो रेफरेंस आएगा यहाँ पर वो ट्रेड रिसीवेबल्स का आ जाएगा, डेबिट रेफरेंस डिटेल में, ठीक है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, उसने कहा है कि आप क्या कर लें कि आपकी जो बे लिमिटेड है, ठीक है, कौन से बे लिमिटेड, ये वाली जो ऊपर सेकंड हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी पेज नंबर 95 पे फर्स्ट पे, उसने कहा है कि उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी है और उसमें से 500 में से हमने ये बैड डेट्स निकाले हुए थे जो जर्नल एंट्री की थी हमने, ऊपर मैंने आपको बताई थी। तो बैड डेट्स कितने उधर 200 के आपके बैड डेट्स यहाँ आ जाएंगे, और क्रेडिट रेफरेंस क्या यहाँ लिखेंगे, आपका बे लिमिटेड, आपके बे लिमिटेड क्रेडिट हो गए, ठीक है। आप इनको ट्रेड रिसीवेबल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी बैड डेट हो गए। उसके बाद जॉन कैली, वो भी बैंक करप्ट हो गया है। जब बैंक करप्ट डिक्लेयर हो जाता है ना तो उसको आपने बैड डेट्स में डाल देना, उससे कुछ नहीं मिलना। तो इसकी भी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, और जॉन कैली अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आपके बैड डेट्स अकाउंट यहाँ पर भी 320 से ये आ जाएंगे, और जॉन कैली अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट रेफरेंस में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई बैड डेट नहीं है, तो इसका मतलब है आप बैड डेट के अकाउंट को क्लोज कर दें। जब आप बैड डेट के अकाउंट को क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड पे अमाउंट इसका टोटल कर लें, 460 प्लस 200 प्लस 320, तो डेबिट साइड वुड बिकम 980। डेबिट साइड कितने की आ जाएगी, 980 की। तो 980 की क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आपका 980 का आएगा ऑन क्रेडिट साइड। दिस विल गो टू इनकम स्टेटमेंट। ये कहाँ जाएगा, आपका इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। किस डेट को जाएगा, 31 दिसंबर 2002 को जाएगा, ठीक है। आपका बैड डेट्स का अकाउंट खत्म हो गया, बैड डेट्स का अकाउंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपके पास आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट जब आप क्रिएट करेंगे तो उससे पहले आपने प्रोविजन की कैलकुलेशन करनी है। प्रोविजन की कैलकुलेशन यहाँ ऊपर ही मैं कर देता हूँ, ये देखें, आपने न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करनी है तो आपके पास इनको मल्टीप्लाई करते जाएं। 1900 एंड 19,600, इसका 1% लेंगे तो वो आपके पास आएगा 196। वो कितना आ जाएगा आपके पास, 196, 1%। उसके बाद आपके पास प्रोविजन आएगी सेकंड, उसने कहा है कि आपके पास 8400 के जो रिसीवेबल्स हैं उनकी प्रोविजन आपने 2% लेनी है। इसको मल्टीप्लाई करें, 2% इसका ले लें, कितना आ रहा है 8400 का, तो ये आपके पास प्रोविजन आ जाएगी, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन कितनी है।
कैलकुलेशन में देखें तो आपके पास 8400 का 2% आता है 168, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे चले जाएं तो थर्ड पे हमारे पास 3650 है। 3650 की जो उसने परसेंटेज बताई है वो 4% बताई है, तो 4% उसका कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 146। जो थर्ड है उसमें कहा था कि 100 डेज से ज्यादा हैं उनकी जो रिसीवेबल्स हैं वो 1320 है। उसमें से एक कंफर्म हो गया 320 वाला जॉन कैली, ठीक है। वो एंड पे गिवन है जॉन कैली। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी मैं पेमेंट नहीं कर रहा, वो बैंक करप्ट हो गया, वो उसमें से माइनस कर लें तो रिमेनिंग जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दें, 1000 बचेगा उसका 10% ले लें तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 1000 का 10% 100। तो ये आप न्यू प्रोविजन आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। न्यू प्रोविजन आप कैलकुलेट करें तो ये आपकी टोटल कितनी आ जाती है 196 आपकी एक प्रोविजन है, प्लस 168 सेकेंड वाली है, और प्लस 146 की थर्ड वाली, और 100 लास्ट वाली। तो ये आपकी जो प्रोविजन बनती है ये आपकी बनती है 610 की। ये आपकी है, दिस इज योर न्यू प्रोविजन, दिस इज योर न्यू प्रोविजन। तो इसका अकाउंट अगर आप बनाते हैं यहाँ पर बी पार्ट का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, तो वो आपके पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आ गई। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आप देखें कि आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1 जनवरी 2002, बैलेंस ब्रॉट डाउन उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो डाटा ये एज एनालिसिस का है, इसके नीचे बिल्कुल ये वाला जो डाटा पहली लाइन है उसमें देखें, ऑन 1 जनवरी 2002 द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 500। आपकी जो ओल्ड प्रोविजन थी वो कितने की थी, 500 की, वो आपने लिख ली। न्यू प्रोविजन आपने यहाँ पर क्रिएट कर ली है, ठीक है, वो आपकी कितनी है, बैलेंस कैरी डाउन आपने कैलकुलेट कर लिया एट 31 दिसंबर 2002 को, वो आपका आ रहा है बैलेंस कैरी डाउन 610 का। अब आप इस अकाउंट को क्लोज कर दें। जब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 110 का, वो आपका आ रहा है। जो डिफरेंस आएगा वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये इंक्रीज इन प्रोविजन है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन प्रोविजन, ठीक है। इंक्रीज इन जो प्रोविजन है वो आपकी क्या है, 31 दिसंबर 2000 एंड आपके 2, ये आ गया। और ये जो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन है इसको आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लें, आपके पास ये आ जाएगा ऑन 1 जनवरी 2003 बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आपका कैरी डाउन आ गया इसी को आप यहाँ पर ले 610, ये आपका अकाउंट बन गया, आपका अकाउंट क्लोज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने थर्ड जो अकाउंट मांगा है वो है बैड डेट्स रिकवरी का, ठीक है। बैड डेट्स जो रिकवर हुए हैं उसका अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बैड डेट्स रिकवरी की एंट्री बता दी थी कि आपने क्या बैड डेट्स कैसे रिकवर करने हैं, उसकी एंट्री क्या है, ये ऊपर रिकवरी की एंट्री हुई है, ठीक है। इसके मुताबिक ही आपने अकाउंट बनाना है। आपका बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ देखें, आप बैड डेट्स रिकवर का अकाउंट हम यहाँ बना लेते हैं, सी बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट जो है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब बैड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट जो बनेगा उसमें बैड डेट्स रिकवर्ड जब जर्नल एंट्री करते हैं तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होता है 600 से, हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आके लिख देंगे 600। और डेबिट रेफरेंस में क्या आएगा, कैश, कि आपने कैश रिसीव कर लिया है। अब आप इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे तो ये बैलेंस भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में 600। ये आपके पास 31 दिसंबर को 31 दिसंबर
2000 एंड जो 2 है उसमें आ जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा, बैड डेट्स रिकवर कहाँ ट्रीट होते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड आर ट्रीटेड एज अदर इनकम। अदर इनकम इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक हो गया, ये आपके पास ये इसका ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन है आपका 8.4 का, दिस इज योर असाइनमेंट। ठीक है, दिस इज योर असाइनमेंट। ये आपने दो असाइनमेंट, दो क्वेश्चंस हैं जो आपने असाइनमेंट में करने हैं। प्लस आपने क्या करना है देखें, आपने जो आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, वो आपने लिए P1 लिया हुआ है आपने इसका नोमान मलिक का, ठीक है, पेपर 1। उसमें MCQs हैं। अब आपने MCQs भी सॉल्व करने, इसमें से जो MCQs नहीं होंगे नेक्स्ट क्लास में, हम जो कल क्लास करेंगे उसमें इन MCQs को हम रिव्यू कर लेंगे। आपने एक दफ़ा ये कितने MCQs हैं, 25 MCQs हैं, ठीक है। इनको मैं क्लास में भी अपलोड कर देता हूँ, आप उधर से भी देख लें। और आपके अपने पास भी ये बुक्स हैं तो आप इन क्वेश्चंस को भी करें, ठीक है। कल हम इनको डिस्कस कर लेते हैं जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।